पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे सूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णित अक्षरों में लिखे गए हैं। उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मोहम्मद गौरी द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया था और उनसे उनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई थी, तब भी उन्होंने मोहम्मद गौरी के दरबार में उसे मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान अश्व व हाथी नियंत्रण विद्या में भी निपुण थे। तो आइए जानते हैं इतिहास के इस महान योद्धा के जीवन के बारे में। भारतीय इतिहास के सबसे महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सामेश्वर के घर साल 1149 में जन्मे थे। ऐसा कहा जाता है कि वे उनके माता पिता की शादी के कई सालों बाद काफी पूजा पाठ और मंत्र मांगने के बाद जन्मे थे। वही उनके जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु को लेकर राजा सामेश्वर के राज में साजिश रची जाने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम साबित किया और वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। राजघराने में पैदा होने की वजह से ही शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का पालन पोषण काफी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण अर्थात वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ था। उन्होंने शस्त्र विद्या की शिक्षा अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर बहादुर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाढ़ चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाढ़ चला सकते थे। वही एक बार बिना हथियार के ही उन्होंने एक शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान को एक बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता था। बचपन से ही चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे दोस्त थे, जो उनके एक भाई की तरह उनका ख्याल रखते थे। आपको बता दें कि चंद्रबरदाई तोमर वंश के शासक अंगदपाल की बेटी के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरा राजगढ़ का निर्माण किया था, जो दिल्ली में वर्तमान में भी पुराने किले के नाम से मशहूर है। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे तभी उनके पिता की एक युद्ध में मौत हो गई थी, जिसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी अपना सिक्का चलाया। दरअसल उनकी मां अपने पिता अनंगपाल की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को भांपते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके तहत साल 1166 में उनके नाना अंगदपाल की मौत के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे और कुशलता पूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। एक आदर्श शासक के तौर पर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के कार्य किए और इसके विकास करने के लिए उन्होंने कई अभियान भी चलाए और वे एक वीर योद्धा और एक लोकप्रिय शासक के तौर पर पहचाने जाने लगे। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी की आज भी मिसाल दी जाती है। बताया जाता है कि दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले एक दूसरे की तस्वीरों को देखकर मोहित हो जाते हैं और आपस में अटूट प्रेम करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के अद्भुत साहस और वीरता के किस्से हर तरफ थे। वहीं जब राजा जयचंद्र की बेटी संयोगिता ने उनकी बहादुरी और आकर्षक के किस्से सुने तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रेम भावना उत्पन्न हो गई और वे चोरी छिपे गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजने लगी। पृथ्वीराज चौहान भी राजकुमारी संयोगिता की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे और वे भी राजकुमारी की तस्वीर को देखने के बाद उनसे प्रेम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब रानी संयोगिता के बारे में उनके पिता और राजा जयचंद्र को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला लिया। वहीं इस दौरान राजा जयचंद्र ने समस्त भारत पर अपना शासन चलाने की इच्छा के चलते अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। इस यज्ञ के बाद ही रानी संयोगिता का स्वयंवर होना था। वहीं पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे कि क्रूर और घमंडी राजा जयचंद्र का भारत पर शासन हो, इसीलिए उन्होंने राजा जयचंद्र का विरोध भी किया था। इससे राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वी के प्रति घृणा और ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए देश के कई छोटे बड़े महान योद्धाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उन्होंने उन्हें न्योता नहीं भेजा और द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की तस्वीरें लगा दी।
वहीं पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र की चालाकी को समझ गए और उन्होंने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। बता दें कि उस समय हिंदू धर्म में लड़कियों को अपना मनपसंद वर चुनने का अधिकार था। वहीं अपने स्वयंवर में वे जिस भी व्यक्ति के गले में माला डालती थी वो उसकी रानी बन जाती थी। स्वयंवर के दिन जब कई बड़े बड़े राजा अपने सौंदर्य के लिए पहचानी जाने वाली राजकुमारी संयोगिता से विवाह करने के लिए शामिल हुए, वहीं स्वयंवर में जब संयोगिता अपने हाथों में वरमाला लेकर एक एक कर सभी राजाओं के पास से गुजरी और उनकी नजर द्वार पर स्थित पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी, तब उन्होंने द्वारपाल बने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर हाथ डाल दिया, जिसे देखकर स्वयंवर में आए सभी राजा खुद को अपमानित महसूस करने लगे। वहीं पृथ्वीराज चौहान अपनी गुप्त योजना के मुताबिक द्वारपाल की प्रतिमा के पीछे खड़े थे और तभी उन्होंने राजा जयचंद्र के सामने रानी संयोगिता को उठाया और सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकार कर वे अपनी राजधानी दिल्ली चले गए। इसके बाद राजा जयचंद्र गुस्से से आग बबूला हो गए और इसका बदला लेने के लिए उनकी सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया, लेकिन उनकी सेना महान पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने में असमर्थ हुई। हालांकि इसके बाद राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच साल 1189 और 1190 में भयंकर युद्ध हुआ। इसमें कई लोगों की जान चली गई और दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें करीब 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना काफी मजबूत थी एवं अच्छी तरह से संगठित थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी इस विशाल सेना की वजह से ही न सिर्फ कई युद्ध जीते बल्कि भी अपने राज्य का विस्तार भी करने में कामयाब रहे। वहीं पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे युद्ध जीतते गए वैसे वैसे भी अपनी सेना को भी बढ़ाते गए। पृथ्वीराज चौहान पंजाब में भी शासन करना चाहते थे, लेकिन उस समय पंजाब में मोहम्मद साबुद्दीन गौरी का शासन था। वहीं पृथ्वीराज चौहान की पंजाब पर राज करने की इच्छा मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करके ही पूरी हो सकती थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। इस हमले के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद सरस्वती हांसी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। जब मोहम्मद गौरी की सेना ने हमला किया तब पृथ्वीराज चौहान का सैन्य बल कमजोर पड़ गया, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान को सरहिंद के किले से अपना अधिकार खोना पड़ा। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ही मोहम्मद गौरी का वीरता के साथ मुकाबला किया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद मोहम्मद गौरी को इस युद्ध को छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं यह युद्ध सरहिंद के किले के पास तराइन नाम जगह पर हुआ था, इसीलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया था, लेकिन हर बार उन्होंने उसे जीवित ही छोड़ दिया था। वहीं पृथ्वीराज से इतनी बार हार जाने के बाद मोहम्मद गौरी मन ही मन प्रतिशोध से भर गया था। वहीं जब संयोगिता के पिता और पृथ्वीराज चौहान के सख्त दुश्मन राजा जयचंद्र को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ अपना हाथ मिला लिया और दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचा। इसके बाद दोनों ने मिलकर साल 1192 में अपने मजबूत सैन्य बल के साथ पृथ्वीराज चौहान पर फिर से तराइन के मैदान पर आक्रमण कर दिया। वहीं जब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए थे तब उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किए गए अपमान को लेकर कोई भी राजपूत शासक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीतने के लिए अपना सैन्य बल पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। वहीं उदार स्वभाव के पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद्र की इस चाल को समझ नहीं पाए और इस तरह राजा जयचंद्र की धोखेबाज सेनाओं ने पृथ्वीराज चौहान की सैनिकों का संहार कर दिया और इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रवदाई को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बंधक बना लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गए। वहीं इसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली, पंजाब, अजमेर और कन्नौज में शासन किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत शासक भारत में अपना राज जमाकर अपनी बहादुरी साबित नहीं कर सके। पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम बनने के लिए भी प्रताड़ित किया गया। काफी यातनाएं सहने के बाद भी वीर योद्धा की तरह पृथ्वीराज चौहान एक वीर पुरुष की तरह अड़िग रहे
और दुश्मन के दरबार में भी उनके माथे में किसी भी तरह की सिकड़ नहीं थी। इसके साथ ही वे अमानवीय कामों को अंजाम देने वाले मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ देखते रहे, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने आंखें नीचे करने का आदेश दिया। लेकिन इस राजपूत योद्धा पर तनिक भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, जिसको देखकर मोहम्मद गौरी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से जला देने का आदेश दिया। यही नहीं, आंखों जला देने के बाद भी क्रूर शासक मोहम्मद गौरी ने उन पर कई जुल्म ढाता गया और अंत में पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने का फैसला किया। वहीं इससे पहले मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान को मार देने की साजिश कामयाब होती, पृथ्वीराज चौहान के बेहद करीब मित्र और राजकवि चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्दभेदी बाढ़ चलाने की खूबी बताई, जिसके बाद मोहम्मद गौरी हंसने लगा कि एक अंधा बाढ़ कैसे चला सकता है। बाद में मोहम्मद गौरी अपने दरबार में तीरंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए राजी हो गया। वहीं इस प्रतियोगिता में शब्दभेदी बाढ़ चलाने के उत्साह में पृथ्वीराज चौहान अपने मित्र के दोहे के माध्यम से अपनी यह अद्भुत कला प्रदर्शित की। भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई के दोहे की सहायता से मोहम्मद गौरी की दूरी और दिशा को समझते हुए गौरी के दरबार में ही उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र ने अपने दुश्मनों के हाथों मरने की बजाय एक दूसरे को बाढ़ चलाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। वहीं जब राजकुमारी संयोगिता को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।